अभी जितना भी आईपीओ लाइव है या फिर जो भी अपकमिंग आईपीओ है वो सभी में से बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर किसी आईपीओ का है तो वह है NAPS ग्लोब। एंड ये कंपनी अपना SME आईपीओ 4 मार्च को लेकर आने वाली है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, दैट्स वाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। 11.88 करोड़ का इसका टोटल इश्यू साइज है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो वो 90 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेगा। एंड अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,44,000 रुपीज़ का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये SME आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। अब अगर NAPS ग्लोब के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 4 मार्च है। एंड 6 मार्च तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 7 मार्च। उसके बाद अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 10 मार्च को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 10 मार्च को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 11 मार्च। ये तो हो गया NAPS ग्लोब आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग NAPS ग्लोब के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो फैब्रिक होता है, जो अलग अलग टाइप का कॉटन का फैब्रिक हुआ या फिर जो सुपर सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इसका ये कंपनी इंपोर्ट करवाती है। एंड इसका इंपोर्ट भी ये कंपनी मेनली चाइना एंड हांगकांग से करती है। ये सारे फैब्रिक का इंपोर्ट करने के बाद ये कंपनी बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। किसी और कंपनी को अगर फैब्रिक का ज़रूरत है तो वहाँ पे ये कंपनी अपना रॉ फैब्रिक प्रोवाइड करती है। एंड अब रिसेंटली ये कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट होता है उसके भी बिजनेस में अब ये अपना कदम रखना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से आता है। एंड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कंपनी का महाराष्ट्र से जनरेट किया जाता है। पहले ये जो परसेंटेज है ये 82-85% का था, बट वो अभी इंक्रीज होके 95% से भी ऊपर का पहुंच चुका है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है गुजरात। पहले ये परसेंटेज 17% के भी ऊपर का था, जो कि अभी घट के 3.14% पे ही बच चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको मेनली महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा एंड थोड़ा बहुत गुजरात में। एंड जो बाकी का स्टेट है उसमें जो परसेंटेज है इसका वो आपको 1% से भी कम का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें कि कौन से बिजनेस से कितना परसेंट का इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहला ये कंपनी डायरेक्ट फैब्रिक इंपोर्ट करके सेलिंग का काम करती है। एंड सेकेंड कि ये कंपनी अब रेडीमेड गारमेंट का भी बिजनेस में अपना कदम जमा रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में फैब्रिक वाले बिजनेस से इस कंपनी का 100% का रेवेन्यू जनरेट होता था, जो कि अभी कम होके 93% पे पहुंच चुका है। एंड जो बाकी का जो परसेंटेज है वो अब रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस से जनरेट हो रहा है। ओवरऑल अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी चाइना एंड हांगकांग से अलग अलग टाइप का फैब्रिक को इंपोर्ट करती है। एंड उसके बाद ये कंपनी इंडिया में B2B डीलिंग करती है। अगर किसी कंपनी को फैब्रिक का ज़रूरत है तो वहाँ पे ये कंपनी जो इंपोर्ट किया हुआ जो फैब्रिक है उसको प्रोवाइड करती है। एंड जैसा कि हम लोग यहाँ पे डाटा में भी देख पा रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये कंपनी धीरे धीरे करके जो रेडीमेड गारमेंट का जो बिजनेस है उसमें भी ये कंपनी अपना थोड़ा बहुत प्रेजेंस बनाना चाह रही है। एंड ये कंपनी मेनली महाराष्ट्र से ही ऑपरेट करती है। ये कंपनी का जो वेयर हाउस है वो भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। एंड इसका जो 95% से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू है ये महाराष्ट्र वाले स्टेट से ही जनरेट होकर आता है। तो आई होप अब आपको NAPS के ग्लोब के बारे में अच्छा खासा जानकारी मिल चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी रिसेंट टाइम में जितना भी SME IPO आया है
वो सभी के मुकाबले इस आईपीओ का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा है। अगर हम लोग यहाँ पे डाटा के बारे में बात करें तो हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का 9 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ में ऑलरेडी ये 52 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। वहीं अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ये ऑलरेडी 2024 फाइनेंशियल ईयर में जितना नेट इनकम जनरेट की थी उससे ज़्यादा का नेट इनकम ये ऑलरेडी 9 मंथ में जनरेट कर चुकी है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी को एक सूटेबल ऑप्शन बनाती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है वो आपको ऑलमोस्ट 7 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो PE रेशियो है वो आपको 13 के अराउंड देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज के बारे में तो दोनों में ही हम लोग को ईयरली बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो EBITDA परसेंटेज है वो आपको 4 के अराउंड देखने को मिलेगा। और अगर लास्ट में हम लोग इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो पहले भी बिल्कुल ना के बराबर था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 0 पे पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक जितना भी हम लोग इसका डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सभी को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो उसमें 5 स्टार में से आप ये कंपनी को 3.5 स्टार दे सकते हो। वही बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। बट जैसा इस कंपनी का डिटेल है वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस कंपनी के जीएमपी परसेंटेज में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि बहुत दिनों के बाद ये SME आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। तो ये था NAPS ग्लोब का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।